यूनिट 6 थर्मोडायनेमिक्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम सम बेसिक कंसेप्ट्स इस तरह से कुछ स्टडी कर रहे थे, कुछ टर्म्स को। जैसे आपने पहले सिस्टम एंड सराउंडिंग स्टडी किया था, फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम किया था, फिर स्टेट ऑफ द सिस्टम स्टार्ट किया था उसके बाद, और फिर स्टेट फंक्शन, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इस तरह की कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं आपने स्टडी कर ली थी। और अब आगे स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो आपको समझना है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होती हैं। ये देखिए, तो अगर कोई सिस्टम हम कंसीडर करते हैं और उसके ऊपर कोई प्रेशर लगाते हैं या उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो इससे वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो ये जो भी हम कोई इसके ऊपर कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी प्रोसेस करते हैं जिससे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एटसेट्रा, उसकी प्रॉपर्टीज़ मींस उसकी स्टेट जो है वो अगर चेंज हो जाती है, तो स्टेट ऑफ द सिस्टम को चेंज करने के लिए हम जो भी उसमें ऑपरेशन करते हैं उन्हीं सबको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो इसमें कैसे इसको डिफाइन करेंगे वो देख लीजिए। An operation which brings about the changes in the state of the system is called as thermodynamic process। तो किसी भी तरह से सिस्टम की स्टेट को हम चेंज करते हैं तो वो सभी प्रोसेसेस जो हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कहलाती हैं। तो ये इनकी डिफरेंट टाइप्स को आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है ये आपको समझना है। ऐसी प्रोसेस जो विच इज़ कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रोसेस कैरी आउट की जाती है उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर ये सिस्टम आपने लिया है और ऊपर से प्रेशर जो है आप इंक्रीज करने लगे हैं, तो इससे क्या होता है कि सिस्टम हीट अप हो जाता है। तो उसकी हीट को बाहर आने देना है। तो अगर सिस्टम कूल हो जाता है तो बाहर से हीट अंदर जाने देना है ताकि टेम्परेचर जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ऐसे केसेस में सिस्टम जो है नॉट आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता है। हीट इज अलाउड टू गो इन और आउट ऑफ द सिस्टम टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। तो आप समझ गए होंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब देखते हैं आगे सेकंड प्रोसेस। तो ये है आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है ये आपको नोट करना है। द प्रोसेस इन विच नो हीट एक्सचेंज अकर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी, ना तो हीट बाहर आएगी ना बाहर से अंदर जाएगी। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम ये वाला जो है वो कैसा रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा और इसकी ऐसे थिक वॉल्स होती हैं। तो हीट का कोई एक्सचेंज इसमें नहीं होगा। अगर प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम हीटअप हो गया है तो वो हीट बाहर नहीं आने देनी है, या अगर किसी वजह से सिस्टम कूल हो गया है, उसका टेम्परेचर डाउन हुआ है, तो बाहर से हीट नहीं जाएगी अंदर। कि सिस्टम का टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट नहीं रहता है, ये आपको नोट करना है। और इसमें यही लिखना है कि इन विच नो हीट एक्सचेंज अकर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आगे देखते हैं थर्ड प्रोसेस, ये है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है ये आपको नोट करना है। तो दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, ये आपको नोट करना है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रहेगा, अगर हम इस तरह से एक सिस्टम लेते हैं और ऊपर से यहाँ पर इस गैस का क्या है, वॉल्यूम है, और आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से गैस एक्सपैंड होगी तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आप प्रेशर ऊपर से लगा देंगे ताकि वॉल्यूम जो है वो पहले जितना ही हो, मींस कि किसी भी तरह से वॉल्यूम आपको कांस्टेंट रखना है। इसके लिए आपको प्रेशर जो है वो चेंज करना पड़ सकता है। तो इस तरह से नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, ये है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है ये आपको नोट करना है। इस प्रोसेस में प्रेशर जो है वो क्या लेना है, आपको कांस्टेंट लेना है। द प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस। तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो अगर आप ऐसा कोई सिस्टम लेते हैं और उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो आपको प्रेशर ऊपर से चेंज नहीं करना है। तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर सिस्टम एक्सपैंड हो जाता है तो होने दीजिए, इस केस में वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये सारी प्रोसेस आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर है, आइडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये आपको लर्न करना है।
आगे आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना है। इसमें क्या लिखा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है दैट ओकर व्हेन द सिस्टम हैज़ कंडक्टिंग वॉल्स। तो इसमें से क्या है कि हीट बाहर भी आ सकती है और बाहर से अंदर भी आ सकती है, तो इसकी वॉल्स को कंडक्टिंग वॉल्स कहा जाता है। तो इसमें कंटेनर जो है कंडक्टिंग वॉल्स वाला इज कॉल्ड एज डायोथर्मिक कंटेनर। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये डायोथर्मिक कहलाता है एंड द वॉल इज कॉल्ड एज डायोथर्मिक वॉल्स। ये सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होता है, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड जो होता है वो कौन से प्रोसेस में होता है, आइडियाबैटिक में। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस ओकर व्हेन द सिस्टम हैज़ नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। का मतलब है कि सिस्टम में हीट जो है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं ट्रेवल करेगी। द कंटेनर विद नॉन कंडक्टिंग वॉल्स इज कॉल्ड एज आइडियाबैटिक कंटेनर। तो आपको याद रखना है कि ये आइडियाबैटिक कंटेनर होता है एंड द वॉल इज कॉल्ड एज आइडियाबैटिक वॉल्स। तो ये आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक में डिफरेंस भी आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। और इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर एक ग्राफ भी जो है वो भी प्लॉट करना है। तो अगर आप प्रेशर को वॉल्यूम के साथ प्लॉट करते हैं तो आपको ये याद है कि जो आइसोबारिक प्रोसेस थी उसमें क्या कांस्टेंट था। आइसोबारिक में आपको याद है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट था। तो आइसोबारिक में ये स्ट्रेट लाइन है जो ये इंडिकेट करती है कि प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। और आइसोकोरिक प्रोसेस थी एक, तो वो देखिए उसमें क्या कांस्टेंट था। तो यहाँ पर मैं ऐसे आइसोकोरिक लिख रहा हूँ जो ये इंडिकेट करता है कि उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। लेकिन आइसोथर्मल और एडियाबैटिक इनमें प्रेशर या वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहते हैं। तो ये आपको नोट करना है कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा अगर प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो इस तरह से ये जो ग्राफ है ये आइसोथर्मल के लिए इस तरह से आता है और आइडियाबैटिक के लिए इस तरह से आता है। ये ऑलमोस्ट सेम ही हैं, कर्व थोड़ा ऊपर नीचे हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ भी आपको देख लेना है। आगे देखते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स में इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको माना जाता है और इरिवर्सिबल किसको माना जाता है, ये आपको समझना है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं वो आपको ध्यान रखना है कि वो स्लोली कैरी आउट की जाती हैं ताकि सिस्टम जो है हर वक्त इक्विलिब्रियम में ही रहे। तो इसका डेफिनेशन पहले आप देख लीजिए, फिर इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट सो स्लोली, जो इतना धीरे धीरे कैरी आउट की जाए दैट द सिस्टम रिमेन ऑलमोस्ट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, की सिस्टम हर वक्त इक्विलिब्रियम में ही रहे एट एवरी स्टेज, इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम ऐसे एक इमेजिनरी प्रोसेस लेते हैं। यहाँ पर सपोज कोई गैस है और उसमें ऐसे कोई पिस्टन लगाया जाता है और यहाँ पर ऐसे इसके ऊपर प्रेशर लगाने के लिए सपोज कुछ सैंड पार्टिकल रखे जाते हैं और कुछ पार्टिकल सपोज एक एक करके रखते हैं और फिर उनको एक एक करके उठा लेते हैं। तो जितना प्रेशर पहले लगा था उतना ही वो रिलीज़ हो जाता है। तो इसमें प्रोसेस को बहुत स्लोली कैरी आउट किया जाता है और सिस्टम जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहेगा और ऐसा लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इस तरह की प्रोसेस जो होती है वो इमेजिनरी होती है। तो रियलिटी में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती जो इतनी स्लो हो कि सिस्टम हर वक्त इक्विलिब्रियम में रहे। तो ऐसी प्रोसेस को हम आइडियल प्रोसेस बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो ये प्रोसेस जो है जो स्लोली कैरी आउट की जाए और सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, इसको थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस माना जाता है। और आगे देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोसेस इरिवर्सिबल ही होती हैं। तो ए प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट रैपिडली, तो जो प्रोसेस जल्दी जल्दी कैरी आउट की जाए एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, किसी एक्सटर्नल एजेंसी के बिना उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो वो होगी इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जैसे इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, आप कहेंगे कि ये तो रिवर्सिबल है क्योंकि वाटर से भी आइस बनाना पॉसिबल है। लेकिन जिस कंडीशन में रूम टेम्परेचर पर आइस वाटर में कन्वर्ट हुई थी, तो रूम टेम्परेचर पर तो वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। उसी सेम कंडीशन में प्रोसेस वापस नहीं आती है, जबकि आइस जो है वो रैपिडली मेल्ट हो जाती है, रूम टेम्परेचर पर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को भी थर्मोडायनेमिक्स में इरिवर्सिबल प्रोसेस ही माना गया है। आगे हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो एग्जाम में ऐसे टेबल बना के लिखना होता है, तो इसमें क्या क्या मेन पॉइंट आप लिख सकते हैं वो नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको ऑलरेडी क्लियर है रिवर्सिबल में कि दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट वेरी स्लोली, इसको बहुत धीरे धीरे कैरी आउट किया जाता है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है इट इज़ कैरिड आउट वेरी रैपिडली, तो इसको बहुत जल्दी जल्दी कैरी किया जाता है। और सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, इसको कंप्लीट
होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे करेंगे तो कंप्लीट होगी ही नहीं। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है इट टेक फाइनाइट टाइम, तो इसमें एक फिक्स टाइम लगेगा, वो आप नोट भी कर सकते हैं कितना टाइम लगा है। और थर्ड पॉइंट रिवर्सिबल में देखिए, इट इज़ एन इमेजिनरी प्रोसेस। तो आपको बताया था कि रिवर्सिबल एक इमेजिनरी प्रोसेस होती है, आइडियल प्रोसेस होती है, और रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। और थर्ड पॉइंट इरिवर्सिबल में क्या लिखेंगे, इट इज़ एन एक्चुअल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल तो एक्चुअली प्रोसेस होती ही है, वो आपको पता है। तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं रिवर्सिबल में, इसमें क्या लिखा है, वर्क ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज मैक्सिमम। तो हम मानते हैं कि इस प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क होगा, क्योंकि स्लो करते करते काफ़ी वर्क इसमें हो जाएगा। और जो वर्क ऑब्टेन्ड जो है इस प्रोसेस में वो लेस देन मैक्सिमम होता है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नॉट मैक्सिमम। तो इस तरह से डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग से एनर्जी का ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए क्या मोड्स हैं, क्या तरीके हैं, वो आप नोट कर लीजिए। तो एक है हीट और एक वर्क है। तो सिस्टम को आप हीट दे सकते हैं तो उससे उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, सिस्टम से हीट ले सकते हैं तो उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसी तरह से वर्क कर सकते हैं सिस्टम के ऊपर, उससे उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी, सिस्टम से वर्क करा सकते हैं तो उससे एनर्जी डिक्रीज़ होगी। तो एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम हम दो मेथड यूज़ करते हैं, एक है हीट और एक होता है वर्क। तो पहले हम हीट को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद वर्क देखेंगे। तो ए पार्ट में हम कर रहे हैं हीट। एक आपको याद रखना है कि इसको स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हीट का जो डेफिनेशन तो कोई हीट की होती नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझाया जा सकता है। सपोज यहाँ पर एक हॉट कप ऑफ वाटर रखा है, तो आप समझ गए होंगे कि हीट जो है वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है। अगर यहाँ पे एक बहुत ठंडा पानी रखा है तो बाहर गर्मी है, तो वो हीट बाहर से अंदर चली जाएगी और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हीट जो है वो इनसाइड टुवार्ड द सिस्टम और आउटसाइड द सिस्टम जो है, जो फ्लो करती है कि वो सिस्टम की तरफ अंदर भी जा सकती है या अंदर से बाहर आ सकती है, तो वो किस वजह से करती है ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अगर सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंट है तो उधर ही जो है तभी हीट फ्लो करेगी, और हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही फ्लो करती है। अगर अंदर जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्म पानी है, तो वो ठंडा ही होगा, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर हायर से लोअर की तरफ ही हीट फ्लो करती है, और टेम्परेचर में कोई डिफरेंस हो तभी हीट फ्लो करती है। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग में अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है तभी हीट फ्लो करती है, एंड फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो वो हायर से लोअर की तरफ ही फ्लो करती है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे इसमें देखना है साइन ऑफ क्यू। क्यू हम पॉजिटिव कब लेते हैं, नेगेटिव कब लेते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये पहले लिखा है इफ़ हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम हीट अब्जॉर्ब कर लेता है तो ऐसे केस में हम क्यू जो है वो पॉजिटिव लेते हैं, ये आपको याद रखना है। इफ़ हीट इज़ गिवन आउट बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट जो है बाहर की तरफ दे रहा है, सराउंडिंग की तरफ, तो हीट लॉस्ट जो है वो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो ये दो बातें आपको जरूर याद रखनी है। हीट अगर सिस्टम अब्जॉर्ब करता है तो वो पॉजिटिव लेंगे, हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम जो है वो नेगेटिव लेंगे। तो ये कन्वेंशन है, ये आपको नोट कर लेनी है। और आगे देखते हैं यूनिट। तो जो हीट है उसके यूनिट क्या होते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। हीट के यूनिट जो हैं ये आपने सुना होगा कि कैलोरीज भी होती हैं, या जूल में भी हीट मेजर की जाती है इस तरह से। और आपको ये भी याद होगा कि 1 कैलोरी जो है शॉर्ट में लिखा है CAL, तो ये 4.184 जूल होता है। तो ये भी आपको लर्न कर लेना है, कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। या आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 1 जूल जो है वो कितना होता है, 0.239। इसको उधर ले जाइए तो इतने कैलोरीज जो है ये 1 जूल होता है। तो एक जूल को कैलोरी में या कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और कैलोरी क्या होती है ये कैसे डिफाइन करते हैं, अगर आप 1 ग्राम वाटर लेते हैं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें जितनी हीट आपको देनी पड़ेगी वो 1 कैलोरी के इक्वल हो जाती है। तो वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि कैलोरी इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये कैलोरी का डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। आगे हम स्टडी करते हैं वर्क।
तो वर्क को समझने के लिए मैं यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ। ऐसे यहाँ पर कोई सिस्टम है, उसमें कोई गैस मॉलिक्यूल्स हैं और ऊपर से हम क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ऊपर प्रेशर लगाने से ये सिस्टम जो है वो कंप्रेस होगा या नहीं होगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि नीचे से जो गैस मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे हैं वो प्रेशर ज़्यादा है या ऊपर का प्रेशर। तो ऊपर के जो प्रेशर है जो हम सिस्टम के ऊपर लगाते हैं उसको एक्सटर्नल प्रेशर कहा जाता है, और जो गैस मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल प्रेशर। तो इन दोनों प्रेशर में डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा, सिस्टम के ऊपर वर्क हो जाएगा। और अगर गैस मॉलिक्यूल अंदर से प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हैं, इफ़ इंटरनल प्रेशर इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर, देन सिस्टम क्या होगा, एक्सपेंड होगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। तो सिस्टम वर्क करेगा या सिस्टम के ऊपर हम वर्क करेंगे, तो वो अंदर वाले प्रेशर और बाहर के प्रेशर के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो वर्क क्यों होता है, तो ये आप नोट कर लीजिए, इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये बाहर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो सराउंडिंग से लग रहा है, तो सराउंडिंग के और सिस्टम के प्रेशर में डिफरेंस हो तभी वर्क हो पाता है। तो ये अगला पॉइंट आप नोट करिए, प्रेशर इनसाइड द सिस्टम इज़ हायर। अंदर अगर हाई प्रेशर लग रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम फिर खुद एक्सपैंड होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। और दूसरी बात देखिए, इफ़ द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग इज़ हायर, अगर बाहर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, फिर सिस्टम के ऊपर वर्क होगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये दोनों जो हैं ये किस केस में होंगे, ये आपने नोट कर लिया है। और ये वर्क जो होगा ये होगा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। तो ये बात इसमें नोट करने वाली थी जो हम सिस्टम के केस में करते हैं। और आगे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। तो मेन टाइप्स ऑफ वर्क जो हैं, एक तो मैकेनिकल वर्क होता है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो उसमें किसी पॉइंट पर अगर कोई फोर्स लगाया जाए और वो पॉइंट फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर दे, तो जितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा और जो आप फोर्स लगा रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है वर्क आ जाता है, और इस टाइप के वर्क को मैकेनिकल वर्क बोला जाता है। और दूसरा इलेक्ट्रिकल वर्क है, ये भी फिजिक्स में यूज़ होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जस्ट लाइक फोर्स है, और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से इलेक्ट्रिक वर्क आ जाता है। तो इसकी अभी आपको +1 में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ वर्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है वर्क ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन भी हो सकता है, या इसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं। जब हम किसी गैस पर किसी सिस्टम पर प्रेशर लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर अंदर से जो है गैस मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे हैं तो सिस्टम जो है वो एक्सपेंड कर जाता है, तो उसको हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन बोलते हैं, जो सिस्टम करता है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसको आपको स्टडी करना है। तो यहाँ पे हम एक्सपेंशन का ही केस लेंगे, वैसे ही आप कंप्रेशन कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन में हम ये सपोज कर लेते हैं कि गैस जो है वर्क कर रही है, गैस के मॉलिक्यूल जो हैं जो अंदर से प्रेशर लगा रहे हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा है, और सिस्टम जो है वो थोड़ा सा क्या करता है, एक्सपेंड करता है। सपोज जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है वो DL है, इसको आप सेंटीमीटर में ले सकते हैं। और यहाँ पर गैस कोई फिल की है और इसका एरिया जो है वो A सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऐसा आप सपोज कर लीजिए। तो हमें इसके लिए वर्क ऑफ एक्सपेंशन मींस प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए एक डेरिवेशन है छोटा सा, वो ड्राइव करना है। तो वो देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो आपको पता होगा कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से फोर्स जो है वो क्या लिखेंगे आप, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर इनटू एरिया हम इसको ऐसे कर देते हैं, तो इस तरह से ये आ जाएगा फोर्स। तो हमें क्या निकालना होता है, वर्क डन। तो वर्क डन जो है वो कैसे होगा, उसको हम W से लिखेंगे। तो वो आपको पता है कि क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, और ये जो फोर्स है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, P इंटू ए। तो P लिखते हैं, फिर A लिखते हैं, ये F की जगह लिखा है, और डिस्प्लेसमेंट तो DL लिखा ही है। अब A और DL की प्रोडक्ट देखिए, तो A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, डायग्राम की तरफ देखिए। तो A इंटू DL, तो ये स्मॉल इंक्रीज जो हुआ है वॉल्यूम में ये इसके इक्वल हो जाता है। तो ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है इसको हम DW से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्रेशर है A इंटू DL जो है ये क्या लिखेंगे हम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम जो यहाँ पर हुआ है, DL डिस्प्लेसमेंट जो
डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है उसको हम dv से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क मिल गया है, तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है अगर, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कई बच्चों को इंटीग्रेशन शायद अभी तक नहीं सीखी हो, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसको इंटीग्रेट करने से क्या आएगा। तो इंटीग्रेशन पर dw का, तो यहाँ पे हम w लिख लेंगे और इसको ऐसे इंटीग्रेट करते हैं p dv। इंटीग्रेशन का एक ऐसा साइन होता है, सपोज गैस जो है इनिशियल वॉल्यूम v1 से फाइनल वॉल्यूम v2 तक एक्सपेंड होती है, तो v1 को लोअर लिमिट और v2 को अपर लिमिट बोलते हैं। और एक्सटर्नल प्रेशर जो है यहाँ पर कांस्टेंट ही रहता है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। और dv का इंटीग्रेशन क्योंकि v होता है और उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके ऐसे v2 माइनस v1 जो है वो आ जाता है। तो ये इंटीग्रेशन अगर अभी तक आपने सीखी नहीं है तो ये स्टेप अभी तक आप लर्न कर लीजिए। जब आप इंटीग्रेशन लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे मैथमेटिक्स में, तो फिर आपको ये स्टेप क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है v2 माइनस v1 जो है इसको हम डेल्टा v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर w जो है आप देख रहे हैं कि वो p डेल्टा v के इक्वल आ गया है। ये एक्सटर्नल प्रेशर था और ये था चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे नोट भी कर लेना है आपको कि p जो है वो क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है, और डेल्टा v जो है वो चेंज इन वॉल्यूम है। जो बीकर में वॉल्यूम चेंज हुआ था जब गैस जो है वो एक्सपेंड हुई थी, तो ये डेल्टा v था यहाँ पर, जो आपने पहले डायग्राम में देख लिया था। तो ये फार्मूला है, इसको वर्क ऑफ एक्सपेंशन या प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं, जो आपको ड्राइव करना था। यहाँ पर आपको एक बात और नोट करनी है कि साइन ऑफ w, तो w का साइन हम क्या लेते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो इसको w को नेगेटिव लिया जाता है। बाय द सिस्टम जो है, सिस्टम एक्सपेंड करेगा तो ये एक्सपेंशन वर्क होगा। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर हम वर्क करेंगे तो उसको हमें पॉजिटिव लेना है, तो p डेल्टा v होगा। तो ये एक्सपेंशन की बजाय कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये ऊपर से सिस्टम जो है इसको दबा दिया जाएगा, कंप्रेस कर दिया जाएगा। तो उस केस में w जो है वो पॉजिटिव लेना है। एक आपको ये भी याद रखना है कि यूनिट्स जो हैं w के क्या होते हैं, तो वो आपको पता ही होगा, फिजिक्स में जो बताए जाते हैं आर्क या जूल, तो यही जो है वर्क के यूनिट होते हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि 1 जूल जो है वो 10⁷ आर्क जो है होता है, और 1 जूल जो है वो 1 न्यूटन मीटर भी होता है, ये भी आपको पता होगा। और इसके बारे में एक बात आपको अभी और बतानी है, आगे देख लीजिए कि जो 1 जूल है जिसको हम 1 न्यूटन मीटर लिखते हैं, उसको फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये बात अगर आपको समझ नहीं आई तो इसके लिए हमें थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 1 जूल जो है वो क्या है, 1 न्यूटन मीटर है, और इसको हमें 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो वर्क जो होता है वो आपको पता है कि फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो है वो न्यूटन में अगर लें और डिस्प्लेसमेंट किस में लें, मीटर में लें, तो ये न्यूटन मीटर तो हो ही जाता है जो यहाँ पे हमने लिख रखा है। और थोड़ा इसको आगे देखें कि जो फोर्स है F जो है इज इक्वल टू ma, आपने सुना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, इस तरीके से। और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मास को हम अगर kg में लें और एक्सेलरेशन के यूनिट आपको पता होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऐसा यूनिट मीटर में लें, तो ये क्या बन जाता है, तो ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो आपको पहले बताया गया था, ये वही एग्जैक्टली आ जाता है। तो इस तरह से आपको ये यूनिट्स का खास ख्याल रखना है। आगे देखते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। यही जो एक्सप्रेशन दिया है आपने, इसको आइडियल गैस के लिए ड्राइव करना है और आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपको याद है कि आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है, तो आपको याद आ गया होगा कि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको करना है एक्सपेंशन के केस में। तो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन तो आपको याद ही होगी जो पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, PV = nRT। तो यहाँ से प्रेशर जो
है आप निकाल लीजिए, NRT अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो ये जो आपने एक्सप्रेशन अभी किया था जिसमें dW जो है -P/dV लिया था और उसको आपको इंटीग्रेट करना था, और इंटीग्रेट करके dW तो क्या हो गया था, W आ गया था, और माइनस माइनस इसलिए लिया है कि हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन का जो केस ले है वो स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा भी है हेडिंग में एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है P/dV, और लोअर लिमिट आपको V1 बताई गई थी, अपर लिमिट जो है वो V2 बताई गई थी। तो यहाँ पर जो प्रेशर है इसकी जगह पर हम ये जो आइडियल गैस के लिए है ये वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए जब हम इसको पुट कर देंगे और ये लोअर लिमिट V1 और अपर लिमिट V2 है, तो P की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, NRT अपॉन V और dV। तो ये आप ध्यान रखें कि इंटीग्रेशन में जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं जैसे NR और T तो कांस्टेंट है ही आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो ये सारा इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाता है। तो इसको करते हैं, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये -NRT जो है ये रहेगा, और ये इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, V1 और V2 तो रहेगा ही, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, ये ऐसा इंटीग्रेशन में होता है। तो 1/V ही अंदर बचा है और इसको इंटीग्रेट करना है dV के साथ। तो ये 1/V dV का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये अगर आप जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में तो आपको बताया जाएगा कि 1/x dx का इंटीग्रेशन जो है log x होता है इस टाइप से, क्योंकि log x का डेरिवेटिव आपने 1/x सुना होगा, तो इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। एक बात यहाँ पे याद रखें, जब हम ऐसे log लिखते हैं तो ये बेस 10 पर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक नेचुरल log जो है वो यूज़ करना है, ln, ये log टू द बेस e होता है, e एक्सपोनेंट होता है। एक आपको याद रखना है कि हम लेंगे तो नेचुरल log ही, और इसको log 10 वाले बेस में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि log टेबल log बेस 10 में ही होता है, तो वो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये फैक्टर कहाँ से है ये भी हम आगे आपको किसी वीडियो में बताएंगे। तो अभी इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर क्या आएगा, W -NRT 1/V का जो इंटीग्रेशन है वो नेचुरल log V आएगा, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऐसे लिखते हैं, लोअर लिमिट नीचे और अपर लिमिट ऊपर, और इसमें आगे क्या करते हैं आपको पता है कि वो माइनस कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस तरह से जब इसको माइनस करेंगे तो ये log V2, ये नेचुरल log है, ln लिखते हैं, log V2 माइनस log V1, इस तरीके से इसको लिख पाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये NRT, तो ये log में जो डिफरेंस होता है ये क्या हो जाता है, ये इस तरह से डिवाइड हो जाता है, जो प्लस होता है वो मल्टीप्लाई होता है, ऐसा आपने log में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो लॉगरिथम जो है ये आपको ज़रूर सीख लेना है। तो इस तरह से ये फार्मूला आ जाता है। तो अब आपको क्या करना है, इस log को दूसरे log बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था कि कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2.303 से। तो NRT, तो ये हम LOG लिख देंगे अब की बार, और ये V2 अपॉन V1, इस तरह से ये फार्मूला आ जाएगा। तो आपको नोट कर लेना है कि ये W जो है ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस के लिए जो फार्मूला आया है वो -2.303 NRT log V2 अपॉन V1। तो ये फार्मूला जो है आपको लर्न कर लेना है। इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल भी हो सकता है, ये आपको V1 इनिशियल वॉल्यूम और V2 फाइनल वॉल्यूम जो है वो दिया हो सकता है, तो उस बेस पर ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। और यहाँ पर आप ये भी नोट कर सकते हैं कि आपने ये फार्मूला भी पढ़ा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जो बॉयल्स लॉ में था, P1 V1 = P2 V2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आप V2 अपॉन V1 निकालते हैं तो ये P1 अपॉन P2 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ जो V2 अपॉन V1 था उसकी जगह पे P1 अपॉन P2 लिखकर एक और फार्मूला भी आप बना सकते हैं, कभी कभी उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से ये log P1 अपॉन P2 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन जो है आपको लर्न करना है।